अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। आज का जो है लास्ट लेक्चर है सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 2 का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है इस चैप्टर का इस सेंस में कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन सी का क्वेश्चन कवर होने जा रहा है। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट की जो हमारी सीरीज़ है उसका कॉपर की मेटलर्जी इसमें है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश कीजिएगा अपने साथ रजिस्टर और ऑर्गेनाइज वे में ये लेक्चर लें। नोट्स भी आप बना सकते हैं क्योंकि ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन है। शुरू में जो पहला स्लाइड और पेज मिलेगा आपको ये थोड़ा सा सिर्फ एमसीक्यूज स्टाइल है, बाकी नेक्स्ट पेज से मेटलर्जी है जो कि हमारा सेक्शन सी का क्वेश्चन है। कॉपर के बारे में आप लोग जानते होंगे, कॉपर जो है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट की जो फर्स्ट सीरीज़ है यानी 3D सीरीज़ जिसमें स्कैंडियम से जिंक तक है, उसका सबसे अहम तरीन मेटल है इस सेंस में कि इसका इस्तेमाल बड़ा वर्सटाइल और बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसके यूजेस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास करके जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वायर्स और ट्रांसमिशन लाइंस और केबल्स बनाने में कॉपर का बड़ा जो है चर्चा है, कभी देखिएगा। तो कॉपर जो है इसके ओर्स होते हैं। जितने भी ऐसे मेटल्स होंगे जिनको उनके ओर्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं उस प्रोसेस के लिए मेटलर्जी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मेटलर्जी में और एक्सट्रैक्शन में थोड़ा सा फ़र्क है, तो इसमें मैं कुछ टर्म्स भी बताऊंगा जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन वो इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी होंगी। जैसे अब सबसे पहले एक चीज़ है ओर। ये लफ्ज़ आएगा कि ओर्स ऑफ कॉपर, तो ये ओर क्या होता है। फिर इसी के अंदर एक लफ्ज़ आएगा फिर कि मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या चीज़ है, तो पहले एक लिस्ट है वो आप देख लें अगर। अच्छा, कॉपर के बारे में एक दो पॉइंट लिखे हैं, ये तो एमसीक्यूज़ है कि कॉपर जो है एक रेडिश ब्राउन डार्क कलर का मेटल है। कॉपर के वायर देखे हो तो वही उसका तकरीबन रंग है अगर प्योर कॉपर वायर आपने देखा हो। मेलिएबल और डक्टाइल है, ये इसकी बहुत अहम खुसूसियत है। अक्सर ट्रांजिशन मेटल की होती है लेकिन कॉपर की बहुत ऊपर यानी सरे फहरिस्त है। मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, ये कभी आपने जो है सेकेंडरी क्लासेस में पढ़ा होगा। मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी ये है कि अगर आप किसी मेटल से वायर, थ्रेड्स, बारीक तार बना सकें और इसी तरह जो है मुख्तलिफ़ शेप्स या शीट्स या प्लेट्स बना सकें, तो ये जो दो चीज़ होती है वायरिंग में उसको ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कैन बी वायर्ड और कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स और कैन बी शेप्ड। ये दो प्रॉपर्टी जो है ये है डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी रिस्पेक्टिवली। उल्टा नहीं कर दिएगा याद करने में, यानी वायर जो हम बनाएंगे, तार जो बनाएंगे वो है डक्टिलिटी, और जो शीट्स या इस तरह के जो है प्लेट्स बनाएंगे स्लाइसेस काट के या बारीक उसके अंदाज में, वो मेलिएबिलिटी है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है कॉपर में, और बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के रैंक में ये सेकंड पे आता है सिल्वर के बाद। लेकिन सिल्वर इतना एक्सपेंसिव है कि उसकी वायरिंग कराएंगे तो आप समझदार लोग हैं। ओर्स ऑफ कॉपर, अच्छा ये लिस्ट आपकी बुक में नहीं है, तो ये जो शौकीन बच्चे हैं उनके लिए लिस्ट है कि कॉपर के मुख्तलिफ़ ओर्स जो हैं वो अल्लाह ताला ने कुदरत ने माहौल में रखे हैं। उसमें जो सरे फहरिस्त ओर है वो है चैल्कोपाइराइट। ये आपको पक्का याद रखना है, ये आपके सिलेबस का है, बाकी नॉलेज के लिए। जो चैल्कोपाइराइट है ये कॉपर आयरन पाइराइट ओर है। कॉपर आयरन पाइराइट, इसको चैल्कोपाइराइट या कॉपर आयरन पाइराइट कहा जाता है। तो ये जो है सल्फाइड ओर है इसका, क्योंकि इसमें सल्फ़र मौजूद है, नज़र आ रहा है, सही है। बाकी जो कार्बोनेट ओर है मेलासाइट, एज्यूराइट और क्यूपराइट, जो नीचे ऑक्साइड ओर नज़र आ रहा है, और चैल्कोसाइट। ये लिस्ट है कि ओर्स कई किस्म के होते हैं किसी मेटल के, जैसे और सल्फाइड ओर जिसमें सल्फ़र की मिलावट या आमेजिश हो, कार्बोनेट ओर जिसमें कार्बोनेट्स मौजूद हो, और ऑक्साइड ओर जिसमें ऑक्सीजन हो। अब आगे इसके दो रिएक्शन भी हैं, उसी में हमें आगे आपको ओर्स के बारे में और मेटलर्जी के बारे में बताऊंगा तफसील से। यूज़ तो मैंने अभी बता दिया, फिर भी देख लें। यानी यूँ समझें कि ये प्रीएम्बल बन रहा है इस टॉपिक का, जो हमारा मेन टॉपिक है मेटलर्जी। यूजेस ऑफ कॉपर जो अभी बताया था वो सामने आ गया। इलेक्ट्रिकल वायर्स, केबल्स और मुख्तलिफ़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होने वाला ये बहुत अहम मेटल है यानी कॉपर।
इसके अलावा ये पाइपिंग, प्लम्बिंग, टेलीकम्युनिकेशन, कॉइन्स बनते हैं इससे, एलॉयज़ बनते हैं। ब्रास का नाम सुना हो अगर आपने, ब्रॉन्ज का नाम सुना हो, तो ये बड़े इम्पॉर्टेंट एलॉयज़ हैं, उसमें भी कॉपर इस्तेमाल होता है। टेलीकम्युनिकेशन में इस सेंस में कि जो केबल्स बनते हैं उसमें कॉपर के जो है केबल्स। दो रिएक्शन आपके सिलेबस में, वरना कॉपर बड़ा रिएक्टिव मेटल है, एसिड से सिर्फ इसके रिएक्शन आपके सिलेबस में दिखाए गए हैं। और दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड यानी मिनरल एसिड, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और मिनरल एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, कंसनट्रेटेड, डाइल्यूट से भी करेगा लेकिन कंसनट्रेटेड के रिएक्शन यहाँ पे। अब सल्फ्यूरिक एसिड जब कंसनट्रेटेड होगा और जब इसको आप किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर्स इवॉल्व करेगा। सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर्स, ये पहचान है किसी भी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन की। यानी इसको आप याद भी कर सकते हैं कि व्हेन एनी मेटल रिएक्ट्स विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो रिस्पेक्टिव सॉल्ट तो बनेगा उस मेटल का, लेकिन साथ में सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी, क्योंकि वो सल्फ़र डाइऑक्साइड उस सल्फ्यूरिक एसिड में मौजूद थी, वो निकल गई कंसनट्रेशन रिएक्शन में। और वाटर वेपर एक एसिड है। और लाइकवाइज नाइट्रिक एसिड जब कंसनट्रेटेड आप ट्रीट करेंगे कॉपर के साथ तो उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसको नाइट्रोजन परऑक्साइड भी कुछ टीचर कहते हैं, वो इवॉल्व होगी, यानी नाइट्रोजन की गैस। आसान लफ्ज़ों में ये हो गया कि जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन होता है मेटल्स का कंसनट्रेटेड हालत में तो वो सल्फ़र की गैस, सल्फ़र डाइऑक्साइड, और जब नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन होता है कंसनट्रेटेड हालत में मेटल के साथ तो नाइट्रोजन की गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इवॉल्व या लिबरेट करता है, और वाटर बाई प्रोडक्ट के तौर पे बनता है। और बाकी डिस्प्लेसमेंट है, यानी सॉल्ट मतलब यानी कॉपर ने सल्फेट को ले लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्ट हो गया, कॉपर ने नाइट्रेट को ले लिया, कॉपर नाइट्रेट सॉल्ट हो गया, यानी ये रिस्पेक्टिव मेटलिक सॉल्ट्स हैं। लेकिन वैलेंसी गलत ना हो, कॉपर की वैलेंसी 2 है, सल्फेट की 2 है, यहाँ तो आपको ये नज़र आया, लेकिन अब यहाँ पे कॉपर की 2 है और नाइट्रेट की 1 है। तो जो सेकेंड ईयर में भी अनकंफर्टेबल हैं फार्मूले लिस्टिंग में, तो ये बचपन की कहानियाँ हैं कि वैलेंसीज याद करें कि नाइट्रेट की 1 होती है। तो देखें अब यहाँ पे भी मैं CuNO2 NO3 बना दूँ तो देखें श्योर नहीं हो, कुछ बना रहा हूँ बस। तो ये दोनों रिएक्शन इस बात का इंडिकेटर हुए कि कॉपर एक रिएक्टिव मेटल है और मिनरल एसिड्स के साथ रिएक्शन करता है। HCl से रिएक्शन नहीं कीजिएगा इसका, जबकि वो भी मिनरल एसिड है, क्योंकि अगर आप लोगों ने कभी एसिड्स की दास्तान सुनी हो तो स्ट्रॉन्ग में भी एक स्ट्रॉन्ग तरीन एसिड होता है, उसके रिएक्शंस अगर आप कंसनट्रेटेड हालत में करेंगे तो वो वायलेंट हो जाते हैं या कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो HCl इज़ द एसिड टॉप ऑफ द लिस्ट। अगर pH आप देखेंगे तो HCl, फिर HNO3, फिर H2SO4 ये है। तो HCl के अक्सर आप रिएक्शन नहीं देखा करेंगे मेटल्स के साथ या किसी इस तरह के टॉपिक्स में, लेकिन नॉलेज दे दी मैंने कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड आराम से रिएक्शन करते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक्सप्लोसिव वायलेंस के साथ या थोड़ा वायलेंट हो सकता है, इसलिए उसके रिएक्शन अमूमन दिखाए नहीं जाते हैं। होता तो है, तो वो सिलेबस में भी इसीलिए नहीं है। अब है असल भाई बिजनेस, मेटलर्जी ऑफ कॉपर, यहाँ से गेम ऑन है। अब सबसे पहले आपको ये पता हो कि ये ओर क्या है, मिनरल क्या है, मेटलर्जी क्या है। वैसे तो 9-10 के जो अच्छे स्टूडेंट हैं आप में से उनको याद ही होगा, 2 साल पुराना, 3 साल पुराना। ओर्स जो हैं ये वो मिनरल्स हैं, ओर्स जो हैं वो मिनरल्स हैं विच आर वर्थ माइनिंग, यानी जो ज़मीन की तहों में, क्रस्ट में, रॉक्स की शक्ल में, पहाड़ और चट्टानों की शक्ल में कुदरत ने दिए हैं, उसमें जो वर्थ माइनिंग नहीं है वो हैं बेसिक मिनरल्स। लेकिन उन मिनरल्स में एक ऐसा हिस्सा है, ऐसी रॉक्स हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं विच आर वर्थ माइनिंग, यानी विच आर यूज़फुल फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देम, जिनमें से हम अलहदा करके, सफाई करके, केमिकल प्रोसेसिंग करके
प्योर मेटल को अलहदा करवा सकते हैं। तो ओर जो हैं वो मिनरल्स हैं, लेकिन अब मज़ीद मालूमात। ओर्स हैव न्यूमरस इम्प्योरिटीज़। ओर्स जो हैं वो अपने साथ अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस और उसके जो है कंपोजिशन रखते हैं अपने साथ, विच मस्ट बी रिमूव्ड so that extracted metals are pure and useful for different purposes। तो अब ये जो ओर है इसमें बेतहाशा गंदगियाँ और इम्प्योरिटीज़ और गंद बला शामिल है। अब इसको एक ख़ास लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, उससे सफाई, धुलाई, कटाई, जलाई ये सब करके प्योर मेटल तक पहुंचा जाता है, यानी उसमें से हासिल होता है। अब तहकीक ये कहती है कि ओर्स जो हैं उसमें बमुश्किल जो है 5 से 10% मेटल होता है, बाकी सब गंदगी, इम्प्योरिटीज़, अनडिज़ायरेबल चीज़ें हैं। अब ये जो प्रोसेस है ऑफ एक्सट्रैक्टिंग और सेपरेटिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ कॉल्ड मेटलर्जी। दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ कॉल्ड मेटलर्जी, यानी मेटलर्जी इज़ अ प्रोसेस। मेटलर्जी इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वॉल्विंग वेरियस केमिकल प्रोसेसेस एंड स्टेप्स। अब ये बुक में नहीं मिलेगा, आप बुक खोल के देख लें, मैं अपने तौर पे बता रहा हूँ, इसका फ़ायदा उठाएं कि व्हाट इज़ मेटलर्जी। कि मेटलर्जी इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रोसेस ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिफरेंट स्टेप्स टू ऑब्टेन प्योर मेटल बाय रिमूविंग अनडिज़ायरेबल इम्प्योरिटीज़। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड मेटलर्जी। अब ये जो मेटलर्जी है, इसलिए अगर आप में से कोई जो है प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट मुझे देख रहा हो, तो मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एक बहुत अच्छी फील्ड है। उसमें मेटलर्जी जो है उसमें यही होता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स और बेतहाशा कीमती मेटल्स। और पाकिस्तान के अगर आप स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं तो पाकिस्तान तो इसमें बड़ा रिच है मिनरल रिसोर्सेज में, और गोल्ड, कॉपर के तो बड़ी बड़ी माइंस हैं। अगर आप न्यूट्रल हैं तो बहुत ज़खायर हैं, उसको निकालने से रोकते हैं लोग। अगर आप उसको कामयाब हो जाएं तो हद से ज़्यादा ज़खायर हैं, इस पर कभी अलग बात करेंगे। तो अब ये जो मेटलर्जी है ये अब हमें पूरी पढ़नी है कॉपर की। कॉपर की मेटलर्जी यानी एक्सट्रैक्शन करवाई जाती है चैल्कोपाइराइट यानी कि कॉपर आयरन पायराइट ओर से, जो इसका मेन ओर है कंटेनिंग कॉपर। इसमें से हम कॉपर को निकलवाएंगे, अलहदा करवाएंगे। सही है। तो अब ये मेटलर्जी ऑफ कॉपर जो है इसके अंदर स्टेप्स होते हैं। मेटलर्जिकल प्रोसेस में स्टेप्स होते हैं, और वो स्टेप्स जो हैं ऐसे हैं जिसकी तरतीब जो है आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। तो लर्निंग वाले भी ध्यान रखें और अंडरस्टैंडिंग वाले भी। सबसे पहले जो है आपको ये पता हो कि मेटलर्जिकल प्रोसेस जो है वो शुरू कहाँ से करते हैं। शुरू करा जाता है वहाँ से जहाँ से इसकी रॉक्स, बड़े बड़ी चट्टानें और पहाड़ हैं, वो काटे जाते हैं, ट्रक में बड़े बड़े कंटेनरों में भरे जाते हैं, और उस कटाई और बड़े बड़े पीसेस के हासूल के बाद उसको किया जाता है क्रश और पाउडर फॉर्म में रिड्यूस। क्योंकि अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 पढ़ा हो फर्स्ट ईयर में, अगर कराची बोर्ड के या सिंध बोर्ड के आप लोग स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें एक फैक्टर अफेक्टिंग या इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन में होता है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। अब रॉक्स बड़े बड़े टुकड़े ला के मैं ये रिएक्शन करवाने लग जाऊँ, या ये प्रोसेस मेटलर्जी का, और दूसरा है कि उसको क्रश करके पाउडर करके बिल्कुल उसको फाइन डिवाइडेड पार्टिकल्स बना के फिर उसके बाद प्रोसेसिंग करूँ। तो सबसे पहले तो ये क्रश और ग्राइंड और पाउडर फॉर्म में लाने का होता है। अब ये कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है, डायनामाइट से उड़ा दें उसको, बिल्कुल प्रेस के ज़रिए उसको क्रश कर दें, यानी पीसने का तरीका है, जिस तरह भी कर दें, ये एक फ़िज़िकल चेंज हुई। अब जब ये क्रश हो गया तो अब इसके बाद असल गेम शुरू होगी, और वो होगी कंसंट्रेशन ऑफ ओर। हटूँगा मैं सामने से, लेकिन मैं ब्रीफ इसलिए कर रहा हूँ कि आपका दिमाग बने कि ये क्या टॉपिक है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर होगी, फिर उसके बाद जो उसमें रोस्टिंग होगी, फिर स्मेल्टिंग होगी, फिर बेसमराइजेशन होगा, और आखिर में जाके कॉपर आ जाएगा आपके हाथ में। लेकिन इसमें अब यहाँ से 2 सवाल निकलेंगे अगर स्टूडेंट मेरा लेक्चर ले रहे हैं।
कॉपर जो आएगा वो 99% प्योर होगा, जिसको कहा जाएगा ब्लिस्टर कॉपर यानी इम्प्योर। इसको फर्दर रिफ़ाइन करके इलेक्ट्रिकल रिफ़ाइनिंग के ज़रिए, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफ़ाइनिंग के ज़रिए 99.99 की प्योरिटी पर पहुंचाएंगे, तो वो बिल्कुल प्योर रिफ़ाइंड कॉपर 99.99 का होगा। वहाँ तक मैक्सिमम टॉपिक है। एंड में मैं आपको बताऊंगा कि पॉसिबल क्वेश्चंस क्या हैं, कि कहाँ पे रुकना है, कब। इसमें इम्तिहानी लिहाज से बड़ी भूलभुलैया हैं, 3-4 सवाल हैं, सबका एक मैटर आंसर नहीं है। सही है, तवज्जो से देखिएगा भाई। लेक्चर भी ले सकते हैं आप, और तस्वीर भी खींच सकते हैं, और नोट्स भी बना सकते हैं। चॉइस इज़ योर्स। कॉपर ज़्यादातर एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है इसके चैल्कोपायराइड ओर से, बता दिया मैंने, जिसके अंदर तकरीबन 5 से 6%, ये भी मैंने बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10% मेटल्स होते हैं प्योर, बाकी सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसमें। अब जो रॉक्स ऑफ चैल्कोपायराइड यानी बड़े बड़े जो पहाड़ और चट्टानें, उसको क्रश किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है, स्क्रीन किया जाता है, ताकि एक पाउडर्ड फॉर्म में जो है वो आ जाए, यानी बिल्कुल क्रश करके पाउडर बना के उसको हासिल कर लिया। अब तहकीक ये कहती है कि जो कॉपर का ओर है चैल्कोपायराइड, उसमें इम्प्योरिटीज़ की एक लंबी फहरिस्त है। अब चीफ इम्प्योरिटीज़ यानी जो मेन इम्प्योरिटीज़ हैं, जो उस मेटल को लायबल टू कोरोजन और ब्रिटल कर देंगी, ख़राब कर देंगी, खोखला कर देंगी, कमज़ोर कर देंगी, उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है। दे मस्ट बी रिमूव्ड, वरना जंग पकड़ने लगेगा, जबकि देखा होगा कॉपर जंग नहीं पकड़ रहा। इस तरह की बहुत सारी जो है बातें उसमें आ जाएंगी, कमज़ोरी अंदर आ जाएगी, खोखलापन आ जाएगा, ये सब। तो अब इसमें चीफ इम्प्योरिटीज़ होती हैं आमतौर पे सल्फ़र की, सिलिकॉन की, एंटीमनी की, SB अगर सिंबल किसी को नहीं पता है, एंटीमनी की, और कुछ ट्रेस अमाउंट में इसके अंदर जो है इसमें गोल्ड और सिल्वर के भी जो है कुछ अज्जा होते हैं। ऐसा हो जाता है कभी, नो टेंशन। तो सल्फ़र, सिलिकॉन ये एंटीमनी है, SB स्ट्रीबियम जिसको कहते हैं एंटीमनी, AS आर्सेनिक है, और सिल्वर और गोल्ड के ट्रेस अमाउंट, ये मेन इम्प्योरिटीज़ हैं जो मौजूद हैं कॉपर के ओर यानी चैल्कोपायराइड में। अब इनको हमें स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली रिमूव करना होगा। जो सबसे हल्की और कमज़ोर इम्प्योरिटीज़ होंगी वो शुरू में फारिग हो जाएंगी, हथियार डाल देंगी, सरेंडर कर जाएंगी और अलग हो जाएंगी। जो ढीठ तरीन होंगी वो एंड तक जाएंगी, जब तक उनको करंट का झटका नहीं मारेंगे, वो आखिरी 1% तब तक रहेंगी। अब 1 बाय 1 है इसकी हेडिंग्स। अगर पेपर पैटर्न नहीं बदलता है तो ये 8 मार्क्स का मंजरनामा हो सकता है। कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर ये है कि आप पहले जो है इस ओर को जो ग्राइंड हो गया, क्रश हो गया, पाउडर बन गया, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएं, यानी वो फैक्टर कि जितना कंसंट्रेटेड रिएक्टेंट होगा उतना हाई प्रोडक्ट देगा। इसको कंसंट्रेशन का अमल कहते हैं। अब इसमें करेंगे क्या, इसमें ख़ास प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन या फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस। ये सही से हाईलाइट कीजिएगा, फ्रोथ फ्लोटेशन और फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस। फ्रोथ का लफ्ज़ जो है, ये जो आ रहे नज़र, ये आमतौर पे जो है झाग के लिए, फ्यूम के लिए और छाछ के लिए इस्तेमाल होता है, अगर आपको उर्दू समझना आती हो। यानी ये गाढ़ा गाढ़ा मैटर होगा जो थिक और विस्कस होगा, और ये एक फ्रोथ फ्लोटेशन बाउल कह लें, चैनल कह लें, उसके अंदर ये अमल करवाया जाएगा फ्रोथ फ्लोटेशन का। अब ये जो फ्रोथ फ्लोटेशन का अमल होगा, इसमें 2 चीज़ों को इस्तेमाल किया जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए, एक पाइन ऑयल और एक वाटर। पानी और तेल का मिलाप। अब इसमें ये होगा कि जब हम उस क्रश्ड और पाउडर्ड और ग्राइंडेड ओर को इस्तेमाल करेंगे इस टैंक में, तो जो वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो अलग हो जाएंगी, और जो ऑयल कोटिंग हमारे
कंसनट्रेटेड ओर वाला जो मैटर है वो अलग हो जाएगा। यानी आम जिंदगी की बात है कि तेल और पानी मिलते नहीं हैं, तो ये सेपरेट रहेंगे, यानी पानी नीचे तेल ऊपर। अब पानी जो नीचे होगा वो वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ यानी गैंग्यू पार्टिकल्स को लेके नीचे बैठ जाएगा उस टैंक के नीचे के हिस्से में। गैंग्यू पार्टिकल्स, ये लफ्ज़ सही से देखिएगा। और जो फ्रोथ बन रहा होगा ऊपर, झाग, उस टैंक के ऊपरी हिस्से में जो छाछ बन रही होगी गाढ़ी गाढ़ी, उस ऊपर जो है फ्रोथ में पाइन ऑयल के साथ कोट होकर कंसनट्रेटेड और वहाँ से स्किम हो जाएगा। यानी इसको यूँ समझें आसान लफ्ज़ों में कि कभी अगर आपने दूध के ऊपर बलाई देखी हो या इस तरह का कोई सब्सटेंस जिसमें ऊपर कोई जो है लेयर आ जाती है, तो वो ऊपर से स्किम करके अलग करेंगे और नीचे का जो है वो अलग हो जाएगा। तो अब ये ऊपर का जो अलग होगा फ्रोथ कंसनट्रेटेड और, ये एक नए चैम्बर में चला जाएगा रोस्टिंग के लिए। देखें भाई क्या हुआ यहाँ पे, पाउडर्ड ओर इज फर्स्ट कंसनट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन और फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस, यानी सेलेक्टिव वेटिंग। सेलेक्टिव वेटिंग ये है कि जो जिसके साथ गीला होकर चिपक जाए वो उसके साथ, और जो जिसके साथ सेलेक्ट होकर गीला होकर चिमट जाए वो उसके साथ। यानी जो और वो क्या, पानी और तेल, पानी वाला पानी के साथ अपने सॉल्युबल ले जाए और तेल वाला तेल को अपने सॉल्युबल को ले जाए। इसको ब्लेंड करेंगे, यानी बहुत तरीके से इसको एजिटेट करेंगे, यानी फेंटेंगे, अगर ये उर्दू समझ में सब आ रही है, पाइन ऑयल के साथ और वाटर के साथ। अब ये पाइन ऑयल अगर कभी आपने सुना हो, अगर उर्दू, अब मैं खालिस उर्दू बहुत बोलता हूँ, आप लोग इंग्लिश या केमिस्ट्री बोलते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए आम जिंदगी के लफ्ज़ हैं। तारपीन का एक तेल होता है, अब ये जो तेल होता है थोड़ा गाढ़ा होता है, इसको पाइन ऑयल कहते हैं, ये खाने पकाने का तेल नहीं है। अब ये जो होता है इसके अंदर ये एजिटेशन करवाई जाती है, जो पाइन ऑयल का लफ्ज़ है। अब इसमें होता ये है कि जब उसमें गर्म हवा के थपेड़े मारते हैं तो झाग बनना शुरू हो जाता है। यानी कभी आप लोगों ने भी अगर कोई केक या इस तरह की चीज़ बनाई, उसको फेंटें अगर, एग वगैरह या जो है अंडे वगैरह, तो देखा होगा उसमें एक झाग सा बनता है, वो झाग ऊपर आता है और बाकी नीचे मैटर नीचे होता है। तो ये वही मामला होगा, इसमें हवा के ब्लास्ट मारे जाएंगे और एजिटेशन होगी, तेल ऊपर जाता जाएगा और पानी नीचे जाता जाएगा। क्या होगा इसमें नतीजा, गैंग्यू पार्टिकल्स। गैंग्यू पार्टिकल्स, दीज आर द इम्प्योरिटीज़, these are the impurities present in the ore, these are the impurities present in the initial substance taken for the extraction of metal। यानी ये वो impurities हैं जो वाटर soluble होती हैं। इसकी डायग्राम एक है, देख लें। अच्छा, ये डायग्राम आपको इम्तिहान में नहीं बनानी होगी, आपकी बुक में है, समझाने के लिए देख लें। इसमें होता ये है कि ये एक टैंक नज़र आ रहा होगा, ये फ्रोथ फ्लोटिंग टैंक है। इसके अंदर वो पाउडर्ड और क्रश्ड और ग्राइंडेड ओर लिया गया है, सही है, दरमियान में। अब इसके अंदर दो चीज़ों का जो है मिलाप है, एक पाइन ऑयल और वाटर। अब होगा क्या, पानी नीचे, पाइन ऑयल ऊपर, सही है। अब इसके अंदर ब्लास्ट ऑफ एयर, ये नज़र आ रहा है कंप्रेस्ड एयर, इसके दरमियान में होल्स के साथ जो है कंप्रेस्ड एयर का जो है चैनल होता है, उसमें से हवा के बुलबुले निकलेंगे, बबल्स निकलेंगे और एजिटेशन करेंगे, यानी फेंटेंगे इस मैटर को। अब जो फेंटेंगे उसको, उससे फ्रोथ बनना शुरू हो जाएगा, यानी वो मैटर जो ऊपर की तरफ आएगा। अब देखिए इसमें नज़र आ रहा होगा सल्फाइड और पार्टिकल्स, यानी यहाँ पे ये फ्रोथ आ गया। ये जो है ना, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये फ्रोथ है ये। अब ये फ्रोथ को यहाँ से स्किम करेंगे, कांच के जो है स्किम करके दूसरे टावर में ले जाएंगे, दूसरे टैंक में, और ये गैंग्यू यानी कि वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ नीचे बैठ गई। ये वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ आ गई नीचे। अब ये नीचे सेटल हो गई, ऊपर से हमने जो है वो कंसनट्रेटेड और फ्रोथ वाला जो स्किम कर लिया, यानी अब बुनियादी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो ख़त्म हुई। बुनियादी मतलब यानी डस्ट हो गया, गर्द मिट्टी हो गई, कंकर पत्थर हो गए, ये नीचे चला गया।
बाकी ऊपर वाले हिस्से में अभी भी वो इम्प्योरिटीज़ हैं जो चिपकी हुई हैं उसकी जान में, उसकी नसों में, वो अब ज़रा केमिकल प्रोसेस के झटकों से निकलेंगी। तो ये जो है आसान सी डायग्राम बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं। ये बुक से ही मैंने उठाई है, बुक की डायग्राम है, लेकिन मैंने जो लेबलिंग कर दी कि इसमें फ्रोथ है ये, यानी ये हमारा वो कंसनट्रेटेड ओर आ गया, ये कंसनट्रेटेड ओर बन गया, यानी ये कंसनट्रेशन का जो प्रोसेस था ना, ये हमारा कंसनट्रेटेड ओर अब आ गया। और वाटर, ये जो नज़र आ रहा है ये सारे गैंग्यू पार्टिकल्स यानी इम्प्योरिटीज़, डस्ट वगैरह, इस तरह के जो है चीज़ें। अब अगला अमल होगा दूसरा। अब यहाँ से थोड़ी केमिकल चेंजेस होंगी, केमिकल चेंजेस। अब इस केमिकल चेंज में पहले स्टेप में, यानी वैसे तो दूसरा स्टेप है केमिकल चेंज का, देखें पहली हेडिंग में कोई इक्वेशन नहीं थी, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं था। इसमें अब होगी रोस्टिंग। रोस्टिंग का अमल ये है कि ये पार्शियल ऑक्सीडेशन है, पार्शियल ऑक्सीडेशन है, पार्शियल ऑक्सीडेशन। पार्शियल ऑक्सीडेशन ये होती है कि इसमें एक जो है रोटेटरी किल्न या स्मॉल फर्नेस होता है, उसमें ऑक्सीजन के साथ हॉट एयर करंट के साथ उस कंसनट्रेटेड ओर को पार्शियली ऑक्सीडाइज किया जाता है। पार्शियली ऑक्सीडाइज का मतलब ये है कि उस ओर का एक हिस्सा ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक हिस्सा नहीं होगा। अब एक हिस्सा क्या हो गया सर? अब अगर आप गौर करें उस ओर के फॉर्मूले पे चैल्कोपाइराइड के, तो उसमें कॉपर और आयरन दोनों हैं, कॉपर भी है आयरन भी है, नज़र आ रहा है? गौर से देखें CuFeS2। तो इसमें पहले कॉपर और आयरन को अलहदा करना पड़ेगा, क्योंकि आयरन सबसे गंदा मेटल है, वो कॉपर को ख़राब कर देगा। तो अब इस अमल के लिए पहले ये करना पड़ेगा कि कॉपर का एक सल्फाइड आए और आयरन का सल्फाइड आए, और कॉपर और आयरन के अंदर का जो बॉन्ड है या कह लें मिक्सिंग है वो अलहदा हो। तो ये जब आधा आधा हो जाएगा, यानी कॉपर का और आयरन का मिक्सचर, तो उसके बाद हम मज़ीद आगे स्टेप करेंगे जिसमें से कॉपर अलग हो जाएगा। कहानी समझ में आनी शुरू हुई? दिस concentrated ore is now heated strongly in a current of excess air at an elevated temperature on the hearth of, ये एक आतिशदान होता है। हर्थ का मतलब आतिशदान, अंगीठी अगर देखी हो कोई, अगर आपने जो है कभी जो है कोई इस तरह का जो है बारबेक्यू किया हो तो उसमें देखा होगा आतिशदान का जो है फ़र्श बनाते हैं तो उसमें जो है कोयला या अंगारे जल रहे होते हैं। तो ये हर्थ जो है वो उस तरह का जो एक बेस है। रेवरबरेटरी रोस्टिंग किल्न, और इसमें जो है पकाया जाता है, तपाया जाता है उस ओर को जो पीछे कंसनट्रेटेड आया है फ्रोथ में से। अब ये जो रेवरबरेटरी किल्न है ये क्या है? रेवरबरेशन जो होता है ना, इसमें शोर होगा, गूंज होगी बहुत, कान में जो है वो साउंड प्रूफ कुछ लगाएं वरना तो धमाके और होंगे। उठा पटक किया जा रहा होगा, उसको रोस्ट किया जा रहा होगा, यानी घुमाते रहेंगे उसको, हवा का जो है वो ब्लास्ट मारते रहेंगे, और नतीजा ये होगा कि इसमें से पार्शियल ऑक्सीडाइज होकर एक चीज़ आगे बढ़ेगी। तो अब ये रोटेटरी किल्न यानी एक तरह की भट्टी है, फर्नेस है छोटा सा। नतीजा क्या होगा? कुछ केमिकल चेंजेस होंगी, और उन कुछ में से एक तो ऐसी होगी जिसकी इक्वेशन बनेगी, बाकी की वर्डिंग मिलेगी। अब जो सल्फ़र, अगर ऊपर लिस्ट देखें तो सल्फ़र एक इम्प्योरिटी थी। सल्फ़र जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनकर तो मुसलसली इम्प्योरिटी वेस्ट गैस के तौर पे निकलती रहेगी, तो नीचे की आखिरी इक्वेशन तक जाएगी सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो सल्फ़र ऑक्सीडाइज होकर सल्फ़र डाइऑक्साइड बनकर वेस्ट गैस या चिमनी और एग्जॉस्ट से निकलता रहेगा। आर्सेनिक एंड एंटीमनी, याद हो अगर ऊपर की लिस्ट में ये भी दो थे, ये अपने वॉलेटाइल ऑक्साइड्स यानी नॉन मिसिबल ऑक्साइड्स के तौर पे अलहदा होते रहेंगे। ये तो हो गई ऐसी चेंज जिसकी इक्वेशन नहीं बनेगी, लेकिन असल जो हमारा काम है कॉपर तक पहुंचना है, तो इक्वेशन के ज़रिए और केमिकल प्रोसेस से आएगा। अब वो जो कंसनट्रेटेड हो रहा था फ्रोथ के साथ, उसको हम डिकम्पोज करेंगे इस अंदाज में कि इसमें से कॉपर और आयरन का बॉन्ड अलग हो, यानी चैल्कोपाइराइड में से, और ये ऑक्सीजन आ गई, यानी यही देखें इन अ करंट ऑफ एयर और ऑक्सीजन, जो ब्लास्ट दिया उस किल्न में, गर्म हवा दी तो ऑक्सीडेशन। अब आगे पार्शियल ऑक्सीडेशन का मतलब समझ में कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ऑक्सीजन एयर की मौजूदगी में कुछ काम करवाना, दैट इज़ ऑक्सीडेशन।
लेकिन पार्शियल इसलिए हुई कि देखें सल्फ़र वाला हिस्सा भी ऑक्सीडाइज नहीं हो पाया, इसमें देखें सल्फ़र मौजूद है, इसमें ऑक्सीजन आ गई आयरन वाले पार्ट में, तो इसलिए हो गई पार्शियल ऑक्सीडेशन कि कंप्लीट कंसनट्रेटेड और इज़ नॉट ऑक्सीडाइज बट अ पार्ट ऑफ या पार्शियल ऑक्सीडेशन इज़ टेकिंग प्लेस। तो ये तो हो गई इक्वेशन, ये इक्वेशन वाले सही से बनाएंगे। बैलेंस वैलेंस आपका जिम्मा है। फिर भी देख लें, कॉपर का 2 था, वहाँ 2 आ गया, ऑक्सीजन 8 है टोटल, तो ये 3 2 6 और +2 8 आ गया। तो यहाँ पार्शियल ऑक्सीडेशन हो गई और ये हमारी रोस्टिंग हो गई। अब रोस्टिंग, अगर आप में से किसी को भूख लग रही है, मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि खाली पेट मेरा लेक्चर मत लिया करें, क्योंकि अब जो है ये रोस्ट तो हो गया है, अब इसको जो है रोस्ट के बाद खाना नहीं है, पिघलाना है। ये केमिस्ट्री ऑफ लाइफ है। पहले जो है रोस्ट कर दिया, खूब तपा दिया, गरमा दिया, उबाल दिया, अब इसको पिघलाएंगे, करंट देंगे, इसको कहा जाएगा आपका स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग के प्रोसेस से गुजरेगा अब ये, यानी रोस्ट हो गया है, अब स्मेल्ट करेंगे इसको, यानी तब गया है, अब पिघलाएंगे। स्मेल्टिंग में ये होता है कि एक, अगर आयरन का भी आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हो, हमारे सिलेबस में नहीं है, एक ब्लास्ट फर्नेस होता है, उस ब्लास्ट फर्नेस के साथ उस ब्लास्ट फर्नेस में काम करवाया जाएगा और वो ये होगा कि इसके अंदर चार्जिंग होगी फ्लक्स के साथ इस रोस्टेड ओर की। अब ये जो प्योर लफ्ज़ आ रहे हैं, प्योर टर्म्स आ रही हैं, ये क्या हैं? चार्जिंग, फिर एक लफ्ज़ आएगा फ्लक्स, फिर एक लफ्ज़ आएगा फ्यूल, ये चीज़, फिर इसी में एक लफ्ज़ आएगा स्लैग। इन सबको सही से नोट कीजिएगा, मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। स्लैग आया, सही है, फ्यूल और फ्लक्स आया, और स्मेल्टिंग तो मेन प्रोसेस चल ही रहा है। अब इसमें होता ही है, इसी के साथ साथ बताऊँगा। अब वो जो फर्नेस है, ब्लास्ट फर्नेस जैसा, उसके अंदर सबसे पहले तो वो रोस्टेड ओर आ जाएगा, जो पीछे स्टेप में आया हमारा, वो रोस्टेड ओर जो आया, अब उसके साथ फ्लक्स और फ्यूल को जो है मिलाया जाएगा। फ्लक्स क्या है? फ्लक्स जो है ये चार्जिंग मटेरियल है। फ्लक्स जो है ये चार्जिंग मटेरियल है, यानी जिसके साथ जो है वो जलाया जाता है, जिसके साथ जलाया जाता है फ्लक्स जो है, उसके साथ इसको जलाएंगे तब वो पिघलेगा। तो आम तौर पे सिलिका, जिसको हम रेत कहते हैं, सैंड कहते हैं, उस सिलिका और सैंड के साथ कोल फ्यूल बनेगा, क्योंकि किस चीज़ से जलाएं? रेत तो भाई तपाएगी, गरमाएगी, पिघलाएगी, लेकिन जब तक उसमें स्पार्क नहीं आएगा या ऑक्सीडेशन के लिए फ्लेम नहीं आएगा तो वो पिघलेगा कैसे? तो कोल एज फ्यूल लेंगे और सिलिका मीन्स सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी सैंड, इसको चार्जिंग मटेरियल या चार्जिंग सब्सटेंस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, यानी फ्लक्स के तौर पर। इसका नतीजा ये होगा कि इस फर्नेस में, इस भट्टी में टेम्परेचर बड़ा राइज़ करेगा और पिघलाने वाली पोजीशन में आ जाएगा उस रोस्टेड ओर को। पिघलाने वाली यानी कि वो जो ओर है वो अब मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और एक मैटर आएगा, गाढ़ा गाढ़ा, विस्कस, जैसे कभी लावा देखा हो या वॉल्केनो इरप्ट होता देखा, एक गाढ़ा गाढ़ा मादा बनेगा जिसको आप कहोगे मैट, वो यहाँ पे हासिल होगा। तो अब ये टेम्परेचर रेज़ हुआ, टेम्परेचर जो रेज़ हुआ उससे क्या हुआ कि अब ये जो आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटी थी, ये इस सिलिका सैंड के साथ मिलकर स्लैग बनाती जाएगी। स्लैग क्या है? ये है फ्यूजिबल मैटर। स्लैग जो है ये फ्यूजिबल मैटर। अब ये फ्यूजिबल मैटर क्या है भाई? इसको अगर एक आसान लफ्ज़ों में बताऊं, इम्प्योरिटीज़ प्लस, यानी मैथ्स की शक्ल में अगर लिख दूं, इम्प्योरिटीज़ प्लस फ्लक्स इज इक्वल टू स्लैग, यानी फ्यूजिबल सब्सटेंस या मैटर।
अब यहाँ पे ये समझिएगा कि फ्यूजिबल सब्सटेंस या मैटर क्या, क्योंकि जो पीछे रोज बना था ना वो गाढ़ा गाढ़ा नहीं था, वो सॉलिड सॉलिड था। तो इसको आप पिघलाएंगे तो ये बहने वाली हालत में फ्लोइंग फ्यूजिबल हालत में आ जाएगा। फ्यूजन किसको कहते हैं हम फिज़िक्स में या किसी सब्जेक्ट में? पिघलना या बहना या स्टेट ऑफ मैटर का चेंज होना। तो यहाँ पे ये स्लैग बनता जाएगा। स्लैग जो है ये आयरन का ही होता है आमतौर पे। अगर आप जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे कभी स्लैग आए तो समझ जाना कि स्लैग जो है ये आयरन सिलिकेट्स हैं, यानी ये जो सिलिकेट्स होते हैं SiO3 सिलिकेट आमतौर पे आयरन का होता है, ट्रेस अमाउंट में कैल्शियम का भी होता है, कैल्शियम सिलिकेट। दीज सिलिकेट्स आर कॉल्ड स्लैग एंड दीज आर द फ्यूजिबल सब्सटेंस विच कंटिन्यूसली प्रोड्यूस एंड आर सेपरेटेड एंड रिमूव्ड। यानी ये आयरन की गंदगी है, इसको आसान लफ्ज़ में बोल दिया, आयरन की गंदगी है जो आयरन के साथ अलहदा होती जाती है। और रेत और सैंड सिलिका के साथ मिलकर, क्योंकि देखें सिलिका रेत जो है ये बहुत तरीके से किसी चीज़ को जो है गर्म करके पिघला सकती है। अगर आप लोगों में से कभी किसी ने मूंगफली खाया हो तो उसके साथ भी देखो रेत में उसको जब भुनता है तो बड़े तरीके से हर तरफ से उसको गर्मी और हरारत मिलती है, वो भी रेत है। क्ले अलग चीज़ होती है, मिट्टी की बात नहीं हो रही है, रेत की बात हो रही है, दैट इज़ सिलिका। सही है। अब ये स्लैग बनता जाएगा, स्लैग बनता जाएगा, स्लैग अलग होता जाएगा और मैट नीचे बैठता जाएगा। मैट जो है मैट, अब ये मैट जो है ये क्या है? ये दो चीज़ों का मिक्सचर है, यानी दो सल्फाइड्स का मिक्सचर है। पीछे की इक्वेशन आपको याद रही ना, वहाँ पे आयरन का ऑक्साइड बन गया था और कॉपर का सल्फाइड इंटैक्ट था। अब यहाँ पे आयरन का भी सल्फाइड बन जाएगा, वो अलग हो जाएगा, और कॉपर सल्फाइड हमारा जो आएगा इसमें से हम कॉपर निकाल लेंगे। तवज्जो चाहिए, बस थोड़ा सा रह गया है। तो अब ये जो स्लैग बन गया यानी सिलिकेट बन गया, ये तो हो गया अलग। लेकिन लोएस्ट पॉइंट ऑफ द फर्नेस, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द फर्नेस कंसिस्ट ऑफ अ शैलो हर्थ, गहरा सा होता है, उसमें मोल्टन स्लैग जो देखा फ्यूजिबल इज मोल्टन फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ मैट, अ मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड। मैट जो है, अगर ये लफ्ज़ अगर आप समझ रहे हो, एक आम जिंदगी का मैट देखा होगा जो हम बिछाते हैं, तो वो देखा होगा वो भी परत दर परत होता है, यानी उसकी लेयर लेयर बन सकती है। यानी उसको हम फोल्ड करें 1 2 3 मैट। तो ये मैट जो है ये अब चूँकि केमिकल है, केमिकल मिक्सचर है, तो इसलिए इसके नाम में मैट इसलिए कि दो चीज़ों का मिलाप है। और इस तरह का होगा कि इसको आप ले जाएंगे आप बेसिमर कन्वर्टर में, और वहाँ जाके ये ऑक्सीडाइज कंप्लीट होकर कॉपर दे देगा, ब्लिस्टर कॉपर। तो ये मैट का लफ्ज़ याद रखिएगा सही से कि मैट जो है वो इस स्टेज में यानी स्मेल्टिंग के स्टेज में हासिल हुआ। अब ये मैट जाएगा आगे बेसिमर कन्वर्टर में, स्लैग तो अलग होता जाएगा, यानी वो फ्यूजिबल और साइड इम्प्यूरिटीज़ अलग होती रहेंगी स्लैग बनकर, यानी मुसलसल बनती रहेंगी, अलग होती रहेंगी। मैट आगे चला जाएगा बेसिमर कन्वर्टर में। अब बेसिमर कन्वर्टर की एक डायग्राम है, वो देखें। लेकिन अच्छा इसमें बता दूं, डायग्राम आपकी बुक में आसान बनी भी है, आप उसको बना सकते हैं और वही इम्तिहान में भी बना सकते हैं। मैंने ज़रा थोड़ी हाई फाई उठाई है दूसरी जगह से। ये बेसिमर कन्वर्टर है। इस बेसिमर कन्वर्टर में ये होता है कि ये जो आपको दरमियान में भरा हुआ नज़र आ रहा है पूरा सही सेंटर था वो, ये जो है ये मैट है। ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है फिल्ड, ये मैट है। अब इसमें बॉटम से ऊपर और ऊपर से नीचे यानी कि तकरीबन मिडिल पार्ट में स्मॉल होल्स या टाइनी ओपनिंग्स होती हैं। ये इसलिए होती हैं कि यहाँ से जब हॉट एयर का ब्लो आप मारते हैं तो ये जो मैट है इसके अंदर का जो कॉपर का सल्फाइड है वो कॉपर का ऑक्साइड बनकर कॉपर देना शुरू कर देता है अलग। यानी यहाँ पे ये केमिकल चेंज होगी कि इस मैट को आप अब कंप्लीट, जैसे पिछली हेडिंग अगर याद हो सेकंड लास्ट, तो उसमें पार्शियल ऑक्सीडेशन लिखी थी। अब ये कंप्लीट होकर अलग होकर आपको दे देगी कॉपर। तो अब यहाँ पे ये मैट जो है, और ये ऊपर फ्लेम क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि ये इंतहाई
गर्म मादा होगा तो इसके ऊपर से लगेगा फ्लेम निकल रहा है, आतिश दान जैसा है ये, अगर आतिश दान का लफ्ज़ समझ में आया हो तो उसमें लगता है कि ये, यानी कि इसको अगर आप अच्छे से फिल करेंगे तो ये रेड और ऑरेंज फ्लेम ही होगा। ये रेड और ऑरेंज फ्लेम है, बाकायदा बन रहा है। अब यहाँ से ये जो मैट के अंदर से कॉपर है ये हासिल हो जाएगा, लेकिन वो होगा ब्लिस्टर कॉपर। अब ये जो हॉट एयर है यहाँ से इसको बबलिंग करते रहेगा, बबलिंग करने से ये होगा इसके अंदर के जो अज्जा हैं वो अलग हो जाएंगे, यानी कॉपर सल्फाइड से कॉपर ऑक्साइड और उससे होते हुए कॉपर। लेकिन आपकी बुक में बहुत आसान सी डायग्राम है, वो सिर्फ इतनी बनी हुई, बुक में इतनी सी बनी हुई है, ये सब नहीं बना हुआ है। ये स्टैंड है क्योंकि स्टैंड के बगैर, और ये इसमें असल में ये होता है, ये हिलता रहता है, झूलता रहता है, तो अंदर का मैटर जो है उलट पलट होता रहता है, झूले की तरह ये हिलता रहेगा, आगे पीछे होता रहेगा, और उसके अंदर जो है अंदर का मैटर उलट पलट होता रहेगा, उसकी बुनियाद पे वो ऑक्सीडाइज होकर आपको कॉपर दे देगा। लेकिन पीछे की वर्डिंग अगर देख लें, उसके बाद आगे इक्वेशन ख़त्म पे आ गया तकरीबन। बेसिमराइजेशन, इस प्रोसेस का ख़ास नाम है बेसिमराइजेशन, क्योंकि ये बेसिमर कन्वर्टर में होता है। ये था बेसिमर कन्वर्टर, चूँकि इस ख़ास माहौल में ख़ास जगह पर हो रहा है तो इसलिए उस प्रोसेस का नाम भी उसकी बुनियाद पे बना, यानी बेसिमर कन्वर्टर में बेसिमराइजेशन। इम्प्योर कॉपर मेटल इज़ रिकवर्ड, यानी यहाँ पे अब कॉपर की रिकवरी होगी, यानी कॉपर हासिल होगा। लेकिन ये बहुत हाईलाइटर है कि इम्प्योर बनेगा इतनी मुशक्क़त के बाद। फ्रॉम द मैट बाय अ प्रोसेस नोन एज बेसिमराइजेशन, बेसिमराइजेशन के प्रोसेस से मैट में से अलग होगा कॉपर। ये पियर शेप्ड बेसिमर कन्वर्टर है, ये पियर शेप लग रहा था आपको, ये आप पे छोड़ रहा हूँ। प्रोवाइडेड विद टॉयर्स और होल्स, अच्छा आपकी बुक में ये लफ्ज़ नहीं है, ये प्योर लफ्ज़ है टॉयर्स। टॉयर्स ये होते हैं कि बारीक बारीक छेद और होल होंगे जो ना बिल्कुल टॉप पे होंगे ना बिल्कुल बॉटम पे होंगे, मिडिल या दरमियानी हिस्से में होंगे, ताकि उसमें कैलकुलेटेड एयर आए, क्योंकि अगर ज़्यादा आ जाएगी तो भी ऑक्सीडेशन का अमल मुतासिर होगा, कम आ जाएगी तो भी। तो जो होल्स हैं वो इनलेट के लिए हैं, एयर के लिए, इसलिए लिखते हैं मिडिल लोअर पोर्शन, ना बिल्कुल टॉप पे ना बॉटम में। और इससे जो हॉट गैस यानी एयर को ब्लो करेंगे, जो अंदर मैट है उसके अंदर जाएगी वो हवा और उसके अंदर काम करेगी केमिकल चेंज का। नीचे इसके जो है वर्डिंग के बाद इक्वेशन होगी। Series of chemical change, cuprous sulfide is partly converted into cuprous oxide which reacts with remaining cuprous sulfide to give copper। कहानी समझ आई? कुछ समझे तब ये टॉपिक अच्छा है, नहीं सारी इक्वेशन ही उल्टी सीधी हम बना देंगे। कहानी कहाँ पहुँची थी कि हमने रोस्टिंग के स्टेप में कॉपर आयरन सल्फाइड यानी कैल्कोपायराइड में से कॉपर और आयरन के सल्फाइड को अलग किया था, याद आया? उसमें ऑक्साइड बन गया था आयरन का, लेकिन सल्फ़र के साथ कॉपर मौजूद है, यानी कॉपर का सल्फाइड था, ठीक है। उसके बाद हमने स्लैग बनाने के लिए उस आयरन ऑक्साइड वाले को ले जाके स्मेल्टिंग करी तो स्लैग बन के अलग होता गया। तो देख रहे हैं वहाँ से क्या हो, वहाँ आयरन इम्प्योरिटीज़ स्लैग बनकर मोल्टेन और फ्यूजिबल हालत में अलग हो गई। अब जो उसमें से कॉपर वाला पार्ट है वो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, देखिए कॉपर वाला सल्फाइड आ गया आगे। अब इसकी ऑक्सीडेशन हुई, याद रहा ये बेसिमर कन्वर्टर में क्या चीज़ है, एयर का ब्लो मारा जा रहा है, उसके अंदर जो है उसकी बबलिंग की जा रही है ताकि ऑक्सीडाइज हो जाए फाइनली। अब ये कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब उस कॉपर ऑक्साइड ने अपने उसी मैट में मौजूद रिमेनिंग, यानी ये एक्सेस में था, ये देखिए ये एक्सेस में था, ये 2 नज़र आ रहा है, ये एक्सेस में है, यानी इसका एक हिस्सा ऑक्सीडाइज करने में काम आ गया और दूसरा हिस्सा, यानी ये समझे कि ये 1+1 अगर है, इसका एक हिस्सा वहाँ इस्तेमाल में आ गया और दूसरा हिस्सा इसका फर्दर, क्योंकि देखिए यहाँ एक 1 आ गया, इसने इस ऑक्सीडाइज को कॉपर में कन्वर्ट कर दिया, यानी खुद ऑक्सीडाइज होकर कॉपर में रिड्यूस कर दिया। ये मेटालिक कॉपर रिडक्शन से हासिल हो गया। समझ में आ रहा है? क्योंकि किसी चीज़ में से किसी चीज़ का अलग कर देना रिडक्शन होती है। लेकिन गेम क्या थी, केमिकल प्रोसेस और केमिकल एक्टिविटी की एक चेन, एक उसूल तरतीब से। तो अब ये पहले बेसिमर कन्वर्टर में पार्शली जो है ऑक्सीडाइज हुआ, फिर वो फर्दर रिमेनिंग पार्ट ऑफ कॉपर सल्फाइड
यानी मैट का जो दूसरा हिस्सा था उससे अपना फाइनल ब्लिस्टर कॉपर दे गया। अब लेकिन ये तो ब्लिस्टर कॉपर बना, ऊपर हेडिंग में लिखा होता है इम्प्योर कॉपर। ये क्या माजरा है? किताबों में अक्सर जगह पे इस ब्लिस्टर कॉपर को इम्प्योर कहा जाता है। वजह उसकी ये है कि 99% प्योर तो है, लेकिन जो कॉपर का मेन यूज़ और इसकी एप्लीकेशन है उसके लिए ये सूटेबल अभी भी नहीं है। दैट इज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर आप में से किसी ने जो एक फिज़िक्स सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 13 पढ़ा हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट और इलेक्ट्रिक करंट एक बड़ा सेंसिटिव इशू है। करंट और इलेक्ट्रिक करंट एक बहुत बड़ा सेंसिटिव इशू है। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक पल्स होती है, पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही हसास होते हैं। अगर ऐसे माहौल से गुजरेंगे जहाँ पे कोई इम्प्योरिटी या कोई रुकावट है, वहाँ पे झटका मारेंगे, यानी वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिस्टर्ब होगी, डिसरप्ट होगी। यानी इसको यूँ समझ लें कि ये वो वायर है जिसके अंदर जो है आपको कॉपर का जो वायर है उसमें करंट गुजारना है। अब इसमें ऐसा मंजरनामा है, अब अगर ये किसी को नज़र आ रहा है, अब जब करंट आएगा ना, यानी फर्स्ट यहाँ से करंट आया, तो जहाँ जहाँ पे ये ब्लिस्टर्स होंगे, जहाँ जहाँ पे ये ब्लिस्टर्स होंगे, वहाँ वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का फ़्लो डिस्टर्ब होगा, यानी स्मूथ फ़्लो करंट का नहीं होगा। जिसको आप अपनी देसी ज़बान में कभी यूँ बोलते हो कि वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है, लाइट और वो आगे पीछे हो रही है, बल्ब नहीं ख़राब है, वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हो रही है, यानी कि ऊंचा नीचा हो रहा है वोल्टेज। तो अब उसमें यही होता है या तो कंडक्टिविटी का या पीछे पावर सप्लाई का। अब पावर सप्लाई का है तो पावर स्टेशन का मसला है, सही है, हब का मसला है। लेकिन लाइनों में मसला है तो ये एक इशू हो जाता है। इसमें अगर हम ब्लिस्टर कॉपर के वायर बना दें, ब्लिस्टर कॉपर के हम जो है वो केबल्स बना दें, तो उस ब्लिस्टर को रिमूव करना होता है। अब ये ब्लिस्टर है क्या? ये एब्जॉर्ब सल्फर डाइऑक्साइड गैसेज हैं, क्योंकि आपने पीछे देखा मुसलसल सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है इस माहौल में। यहाँ देखें निकली सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ निकली, पीछे भी निकली, तो मुसलसल जो एस्केप कर रही है, हुआ क्या? वो इस कॉपर के भी साथ नसों में बैठ गई, यानी उसके साथ बबल्स के तौर पर एब्जॉर्ब हो गई उसकी सतह पे, यानी गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मोल्टन। क्योंकि पिघली हुई हालत में पहले बनाए ना कॉपर, ये तो हम ड्राई ऑफ करके कहते हैं कि भाई अब इसकी शीट बना लें या वायर बना लें। मोल्टन हासिल हुआ ना भाई, मैट में से निकला कॉपर तो कैसा निकलेगा? पिघला हुआ निकलेगा ना। पिघले हुए को जमाएंगे तो फिर वायर बनाए, शीट बनाए, जो बनाना है बनाए। तो अब ये पिघला हुआ जो होगा ना, इसके अंदर जो बबल आ गए होंगे सल्फर डाइऑक्साइड के, तो वो जो बबल आ गए, दैट इज़ कॉल्ड ब्लिस्टरिंग। अगर ब्लिस्टर के लफ्ज़ी मायने बता दूं, छाला पड़ना। अगर कभी आपके जिस्म पे ये जैसे स्मूथ स्किन है आपकी माशाल्लाह, तो इसमें कभी पानी वाला छाला बन गया हो, दैट इज़ ब्लिस्टर। तो उसमें देखा होगा वो सतह बन जाती है एक उभरी भी, ये ब्लिस्टर है, यानी अनइवन सरफेस और हैविंग सम मैटर इनसाइड। तो यहाँ पे जो मैटर इनसाइड है वो है सल्फर डाइऑक्साइड, बबल गैसेस। अब इसको प्योरीफाई करेंगे आप रिफाइनिंग के ज़रिए, यानी इसको इंतहाई प्योरिटी की तरफ ले जाएंगे, यानी 99.99 की तरफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से। और ये तो आपने बचपन में पढ़ी होगी रिफाइनिंग कैसे करते हैं। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं, एक कैथोड बनाते हैं, एक एनोड बनाते हैं। कैथोड एनोड में पॉजिटिव आयन एक तरफ चले जाते हैं, नेगेटिव एक तरफ चले जाते हैं, और एक चीज़ हासिल हो जाती है। तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनेगा। हाँ, ये डायग्राम देखिए, डायग्राम पहले भाई, डायग्राम पहले। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में ये होता है, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा हो कॉपर को। इम्प्योर कॉपर ही प्योर कॉपर पैदा करेगा, इम्प्योर कॉपर ही प्योर कॉपर पैदा करेगा। यानी जो ब्लिस्टर कॉपर बना है उसकी रॉड्स को अलग हम वो इलेक्ट्रोड बनाएंगे, और दूसरी जो रॉड्स हैं उसके ऊपर ये डिपॉजिट होकर उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में प्योर कॉपर बनता जाएगा। यानी ये अगर इम्प्योर है, अगर आपको मेरा हाथ नज़र आ रहा है, तो ये इम्प्योर कॉपर अपने इम्प्योरिटीज़ को डंप करता रहेगा उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नीचे की तरफ, और प्योर कॉपर जो है वो डिपॉजिट होकर तैरता हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के उसूल से दूसरे वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर एब्जॉर्ब होकर, कोट होकर प्योर कॉपर देता जाएगा, यानी इम्प्योर से प्योर। और
इम्प्योरिटी नीचे बैठती जाएगी, जिसको एनोड मड या एनोड स्लाइम कहेंगे। यानी वो कीचड़ और गंद की तरह का ट्रेस अमाउंट का सिल्वर हो या गोल्ड हो या 1% जो बच गया था उसकी नसों में ब्लिस्टर बनकर, वो नीचे तह में कट के जल कर करंट के साथ अलग होता जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यही नज़र आ रहा है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, सही है। इम्प्योर कॉपर एनोड, इम्प्योर कॉपर एनोड का मतलब यानी ये ब्लिस्टर है, ये ब्लिस्टर कॉपर हो गया, सही है। और ये लिखा हुआ है प्योर कॉपर कैथोड, ये प्योर कॉपर कैथोड लिखा हुआ है। क्या मतलब हो रहा है? अब ये प्लस है, ये माइनस है। अब आप लोगों को पता है माशाल्लाह फिजिक्स, प्लस से माइनस जाता है करंट, बोले हाँ। प्लस से माइनस जाता है करंट, बोल दिया हाँ। अब होगा क्या, जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का अमल शुरू होगा इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो ये डिपॉजिट होकर इसके ऊपर जाता जाएगा। वरना अगर उल्टे आपने कैथोड एनोड बना दिए तो पता है क्या होगा, इम्प्योर और इम्प्योर हो जाएगा, उसके ऊपर उल्टी करंट की जो है वो कोटिंग होती जाएगी। तो ये डायग्राम भी अच्छा, ये डायग्राम कब बनानी है, वो कब बनानी है, अब कंक्लूजन पे आ रहा हूँ कि सवाल के कितनी वैरायटी के हैं, उसमें किस किस तरह की प्रेजेंटेशन आंसर की है। तो ये डायग्राम ज़रूर बना लीजिएगा, ये भी वैसे बुक की है। इसमें बस बनाने का तरीका ये होगा कि आप चाहे 3 रॉड हैंग कर दें चाहे 2 रॉड हैंग कर दें, टाइम पर है। 2 से कम मत बनाइएगा, जैसे अब ये 2 बना दें बहुत है, तीसरी ना बनाएं। देखिए टेक्निक्स टीचर बता रहे हैं, अगर 2 एनोड बना दें तो 2 कैथोड बना दें। आधी डायग्राम नहीं हुई, वो पूरी ही रही, क्योंकि कैथोड एनोड कंप्लीट है। और ये सस्पेंडेड है, यानी कि ये नज़र आ रहा होगा, ये जो माइनस वाला है ये माइनस वाले से कनेक्ट हो गया तो कैथोड बन गया, और ये प्लस वाला जो है सारे प्लस वाले से कनेक्ट हो गए, एनोड बन गए। आसान डायग्राम बना लीजिएगा। अब वो वर्डिंग और एंड देख लीजिएगा। द क्रूड ब्लिस्टर कॉपर, क्रूड जो होता है वो होता है इम्प्योर, 99 के बावजूद भी इम्प्योर। ये सिर्फ कॉपर के लिए, वरना बाकी चीज़ों में कभी 99 आएगा तो बेस्ट होगा। ये कॉपर के लिए लफ्ज़ है, यानी अब ये नहीं से कंक्लूड करने लग जाएगा ज़िंदगी का कि कोई भी मेटल 99% आ जाए तो इम्प्योर है। उसके यूसेज पे होता है, कॉपर का यूसेज ऐसा है कि 99 के बावजूद भी 1% को और रिमूव कराना मांगता है। वरना बाकी मिसाल दूँ, एल्युमिनियम 99 पे बहुत अच्छा काम करेगा, आयरन 99 पे बहुत अच्छा 98 पे काम करेगा, कॉपर में ये आ रही है बात। तो 1% इम्प्योरिटीज़ में मौजूद हैं जो कि आमतौर पे आयरन या आर्सेनिक, जिंक, लेड या सिल्वर और गोल्ड की होती हैं, क्योंकि ये बड़ी प्रोमिनेंट इम्प्योरिटीज़ होती हैं, आखिर तक चली जाती हैं उसके साथ लग के। अब ब्लिस्टर कॉपर जो है सूटेबल नहीं है किस काम के लिए, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन आ गया, यानी बाकी कामों में इस्तेमाल कर लें, इलेक्ट्रिकल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करें ब्लिस्टर को। तो इसको अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से गुजारना पड़ेगा, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो बनेगा वो कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड यानी एसिडिफाइड, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड या बेस देना पड़ता है ताकि वो कंडक्शन कर सके। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के लिए सल्फ्यूरिक एसिड दिया जाएगा कॉपर सल्फेट में। और ये भी ध्यान दें, लाइट कंडक्टिविटी करता है, कॉपर बनाना है तो कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट, जिंक बनाना तो जिंक का इलेक्ट्रोलाइट, ताकि लाइक जो है फिजिबिलिटी आए। देखिए कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट है और कॉपर ही बनाना है, ये नहीं होगा कॉपर का सॉल्यूशन है और जिंक बनाना है, या कॉपर बनाना है और इलेक्ट्रोलाइट जो है जिंक का है, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, रिएक्शन नहीं होगा और ना फिर कंडक्टिविटी होगी। एनोड्स हम बनाएंगे ब्लिस्टर कॉपर के, दिखा चुका। कैथोड बनाएंगे हम शीट्स ऑफ प्योर कॉपर की, वो भी हो गया। इसलिए को जो कैथोड है वो पतला पतला दिखाया होगा क्योंकि वो शीट्स हैं, और जो एनोड्स हैं वो ब्लिस्टर कॉपर के बड़े बड़े जो है रॉड्स या हैंगर्स हैं, वो थोड़ा वाइड दिखाया गया होगा। इक्वेशन देख लें, और इतनी दौरान मैं बोलता रहूँगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस है एग्ज़ाम के लिहाज से, अगर कोई स्टूडेंट मुझे ले रहा था लेक्चर में। हल्का सा करंट गुजार दिया 1.3 वोल्ट का, ताकि कॉपर +2 आयंस बन जाएं। ये +2 आयन पावर में लिख दीजिएगा भाई। अब होगा क्या इसमें, जो ब्लिस्टर कॉपर था ये ऑक्सीडाइज होगा कॉपर आयंस में, सही है, क्योंकि ये आप लोगों ने नहीं पढ़े तो आज पढ़ लें भाई। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है, क्योंकि एनोड प्लस है, सही है, और कैथोड माइनस है।
तो अब एनोड अगर प्लस है तो क्या मतलब हो रहा है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आएगा या जाएगा, ये देखना पड़ेगा। तो कॉपर ब्लिस्टर जो है उसने ऑक्सीडाइज होकर कॉपर आयंस दे दिए। किस तरह ऑक्सीडाइज हुआ, क्योंकि इसके ऊपर जो है 0 है, तो 0 से +2 यानी ऑक्सीडाइज हो गया ये। अब ये जो ऑक्सीडाइज होगा ये माइग्रेट करेगा उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड की तरफ, क्योंकि प्लस आयंस है ना, प्लस आयंस जाएंगे माइनस की तरफ। कैथोड माइनस होता है ना भाई, क्या हो गया, इतना पढ़ लिया। कैथोड जो है उसकी तरफ जाएंगे ये प्लस वाले, अब वहाँ जाके वो रिड्यूस हो जाएंगे, समझे। अब वहाँ पे जो दूसरी इक्वेशन आएगी, अभी दिखाइए नहीं, दूसरी इक्वेशन में होगा कि कॉपर आयंस जो है रिएक्टेंट साइड पर होंगे, रिएक्टेंट साइड पे वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, और एरो के बाद कॉपर आ जाएगा इस तरह का, और वहाँ पे लिखा होगा 99.99% प्योर कॉपर, दैट इज फाइनल इलेक्ट्रोलाइटिकली रिफाइंड कॉपर सुटेबल फॉर ईच एंड एवरी पर्पज एंड यूज एंड एप्लीकेशन। अच्छा, ये जो नीचे बर्तन में गंद और मिट्टी बहती है उसको कहते हैं एनोड मड या एनोड स्लाइम। अगर वो डायग्राम आधे सेकंड के लिए दिखा दें भाई, बहुत ही कम टाइम है, आधा सेकंड, ऊपर जो डायग्राम थी, हाँ, ये जो है ना यहाँ पे ये बैठता रहता है तय में, इसको एनोड मड या एनोड स्लाइम कहते हैं। यानी इस डायग्राम को और अच्छा कर ले सब लोग भाई, कि इस तरह का जो है बना के उसके नीचे साइड में लिख दें एनोड मड और स्लाइम। यानी ये कीचड़ की जैसा, मड के जैसा मैटर होता है जो नीचे बैठ जाता है। अब देख लो आखिरी 2 इक्वेशन, पॉसिबल क्वेश्चन सुनते जाइएगा, कान खुला रखें, आंख आपके ऊपर या पेन खुला रखें। अगर तो इम्तिहान में सवाल आता है कि हाउ प्योर कॉपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स पायराइट ओर, तो भाई हटो बचो सवाल मैक्सिमम। हाउ प्योर कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स पायराइट ओर, तो स्टार्टिंग विथ कंसंट्रेशन टिल द वेरी लास्ट इक्वेशन ऑफ दिस 99.99, दिस इज द मैक्सिमम लेंथ क्वेश्चन विच यू हैव, कि स्टार्टिंग विथ पायराइट ओर या कॉपर पायराइड या चैल्को पायराइड ऑब्टेन प्योर कॉपर, पॉसिबिलिटी 1, सही है। पॉसिबिलिटी 2 ऑफ क्वेश्चन, स्टार्टिंग विद रोस्टेड पायराइट ओर, स्टार्टिंग विद रोस्टेड पायराइट ओर, हाउ प्योर कॉपर इज ऑब्टेन्ड, स्टार्टेड विद रोस्टेड पायराइट ओर, हाउ प्योर कॉपर इज ऑब्टेन्ड। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी स्मेल्टिंग हेडिंग 1 बन जाएगी, बेसेमराइजेशन 2 बन जाएगी, और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग 3 बन जाएगी, और यहाँ तक जाएंगे जो मैं आके घेर के खड़ा हो गया, यहाँ तक, सही है। अगर स्टार्टेड विद रोस्टेड हो रहा है तो अब ये रटने वालों के लिए बुरी बात थी, सॉरी टू से दैट, कि अब 3 1 हो जाएगा, 3 लिख दिया, वो कहेगा कि 1 2 कहाँ गया, तो चेंज वर्ड ज़रा सही हो, क्योंकि उसने रोस्टेड मटेरियल से आगे बोला है, तो स्मेल्टिंग पहला स्टेज हो गई ना भाई, समझ गए यहाँ तक। पॉसिबिलिटी 3, हाउ ब्लिस्टर कॉपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम चैल्कोपायराइड ओर। अब 4 पे रुक जाना है, बेसेमराइजेशन के आखिर में रुक जाना है। क्या वो कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर कैसे बनता है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मत कर दीजिएगा, ब्रेक फेल ना हो। जो लिखे जा रहे हैं कि इतना याद करके आए, लिखे नहीं हो भाई, बहुत आप पढ़ के जाएँ माशाल्लाह, लेकिन सारा लिख थोड़ी सकते हैं 3 घंटे में। तो बेसेमराइजेशन की आखिर में डायग्राम के साथ रुक जाएंगे। ओके हो गया। व्हाट इज मेटलर्जी, तो डिफाइन आना चाहिए, जो मैंने शुरू में बताया। आप देखें काम आ गया, बुक खोलें, है ही नहीं मेटलर्जी की डेफिनेशन, और जो मैंने भी स्लाइड देखा उसमें मेरे नोट्स में सामने नहीं, मैंने ज़बानी बोली। अब ये 1 नंबर फंस जाएगा अगर वो ऐसा सवाल जोड़ दे, व्हाट इज़ मेटलर्जी या डिफाइन मेटलर्जी, और आगे उन चारों वैरायटी में से कौन सी भी जोड़ दे। अब एक सवाल को उसने जो है अटकाया देखने के लिए कि बच्चे क्यों नहीं ये बातें समझते कि और क्या होता है, और की भी डेफिनेशन आ सकती है। व्हाट इज़ और, मेटलर्जी। व्हाट इज़ मैट, मैट इज़ अ मिक्सचर, फ्यूजिबल मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस सल्फाइड एंड आयरन सल्फाइड। अच्छा, ये जहाँ जहाँ क्यूप्रस आ रहा था इसका मतलब ये है कि इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे मेटलर्जिकल प्रोसेस में कॉपर की अपनी वैलेंसी 1 चलती रही, तब क्यूप्रस क्यूप्रस क्यूप्रस, और आयरन की 2 चलती रही, फेरस फेरस फेरस।
यानी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये काम करेंगे इस मेटलर्जिकल प्रोसेस के लिए। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा देगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आगे इंशाल्लाह हम जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 पर, जो ऑर्गेनिक का आखिरी है। अब माशाल्लाह जो लोग मेरे साथ लेक्चर दिए 1 से 8 तक कंप्लीट करा दिया मैंने। 4 का बस नॉमेनक्लेचर बाकी रह गया कार्बोक्सिलिक एसिड का, इंशाल्लाह वो 9 के साथ कवर होगा। आखिरी चैप्टर सारे लर्निंग के हैं, तो उम्मीद रखता हूँ कि हैप्पी एंडिंग इंशाल्लाह हो जाएगी केमिस्ट्री की। अगर मैं रहा और आप तो इंशाल्लाह रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।